हमारा आज का लेक्चर पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर है। पॉलीमॉर्फिज्म को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में एक बुनियादी अहमियत हासिल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक अहम सतून के तौर पर माना जाता है। अब ये है क्या? प्रोग्रामिंग में इसका मीनिंग देखने से पहले रियल वर्ल्ड के अंदर इसके मीनिंग को समझते हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर किसी एक सब्सटेंस के डिफरेंट शेप्स अगर मौजूद हों तो फिर हम इस कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी हमारे पास कार्बन जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन कार्बन के हमें 4 मुख्तलिफ अंदाज से इसके हमें शेप्स मिलती हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन और सूट। ये 4 शेप कहने को तो कार्बन ही हैं, लेकिन ये टोटली एक दूसरे से देखने में डिफरेंट नज़र आती हैं। तो एक्चुअली ये अगर हम इसको यूँ समझें कि ये एक तरह की कार्बन जो है ये एक जनरल फॉर्म है और ये सारी उसकी स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, और इनके स्पेसिफिक होने में बुनियादी चीज़ जो है वो इनकी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो हर एक से डिफरेंट है। अब कार्बन चूँकि अपना इंटरनल स्ट्रक्चर तो उसका देखने में बज़ाहिर नंबर ऑफ़ एटम्स वो सब सेम है इन सब के अंदर, लेकिन वो किस अंदाज से जुड़ रहे हैं ये चीज़ मुख्तलिफ है। अब इसका सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी या एक इसकी जो फंक्शनैलिटी है इन तमाम चीज़ों के अंदर वो डिफरेंट है। यानी डायमंड के अंदर ये किसी और अंदाज से बॉन्डिंग बना रहे होते हैं एटम्स कार्बन के, ग्रेफाइट के अंदर किसी और अंदाज से, फुलेरीन के अंदर किसी और अंदाज से, और सूट के अंदर किसी और अंदाज से। और इनका वो जो बॉन्डिंग बनाने का अमल है वो डिफरेंट होने की वजह से इंटायरली डिफरेंट शेप बन जाती है, लेकिन स्टिल ये कार्बन ही रहते हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन और सूट, ये 4 शेप्स जो हैं कार्बन की, एक्चुअली वो किसी एक प्रॉपर्टी की चेंज होने की वजह से वजूद में आती हैं। यानी जो उसके नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो तो सेम हैं, लेकिन वो किस अंदाज से जुड़ रहे हैं वो इनको मुनफरिद बना देता है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि एक हमारे पास पेरेंट क्लास होगी और उसकी काफ़ी सारी चाइल्ड क्लासेस होंगी, और उन सब के अंदर सिर्फ एक ऐसी चीज़ होगी जो कि वो इनके अंदर डिफरेंट होगी। यानी अगर ये कार्बन की क्लास है तो डायमंड की क्लास जो है वो इनहेरिट तो कार्बन से ही होगी, लेकिन उसके अंदर कोई एक ऐसा मेथड जो है या बॉन्ड बनाने वाला मेथड, यानी मेक बॉन्ड अगर हम कह लें कि ऐसा मेथड है, तो वो अपने अंदाज से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। ग्रेफाइट के अंदर मेक बॉन्ड वाला मेथड किसी और अंदाज से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, फुलेरीन के अंदर वो किसी और अंदाज से, और सूट के अंदर किसी और अंदाज से। अब हम इसी चीज़ को प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं। हमारे पास एक क्लास मौजूद है एनिमल की, और उससे हमने डॉग, कैट और डक ये 3 क्लासेस इनहेरिट की हैं। अब वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनको मुख्तलिफ बना देती हैं, लेकिन हम उनमें से कंसीडर करते हैं इनकी साउंड को, कि साउंड की बेस पे हम इनको डिफरेंट मानते हैं। डॉग की अपनी साउंड है, कैट की अपनी साउंड है, और डक की अपनी साउंड है। अब एनिमल की जो सबसे ऊपर पेरेंट क्लास है उसके अंदर एक मेथड साउंड का हमने डाल दिया है, और ये जब हम इनहेरिट करेंगे तो ये इन सब के अंदर आ चुका होगा, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इन तीनों क्लासेस के अंदर डिफरेंट है। यानी जो डॉग है उसके अंदर साउंड किसी और अंदाज से इम्प्लीमेंट है, क्योंकि डॉग की अपनी साउंड जो है वो होती है। कैट के अंदर साउंड किसी और अंदाज से इम्प्लीमेंट है, तो कैट की जो क्लास है वो इसको अपने अंदाज से इम्प्लीमेंट करती है, और डक जो है उसकी अपनी साउंड है तो वो अपने अंदाज से कर रही है। तो अब एनिमल जो है वो साउंड, अगर हम कहें कि ये एक ही फंक्शन है साउंड का, लेकिन उसको हमने मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जब हम इसको कमांड देंगे साउंड की, तो डॉग की क्लास जो है वो अपने लिहाज से इसको साउंड को कंसिडर करेगी, कैट वाली अपने अंदाज से और डक वाली अपने अंदाज से। तो एक्चुअली ये भी एक तरह का हमने पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ये फैसिलिटेट करती है कि हम एक्चुअली अपनी पेरेंट क्लास के अंदर एक शेयर्ड फंक्शन या फंक्शनैलिटी जो हम डालना चाह रहे हैं उसको वहाँ पर डिफ़ाइन कर दें, और फिर अपनी उन इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर जाकर अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसको हम फर्दर मॉडिफाई कर दें। यही चीज़ हम C++ के अंदर वर्चुअल फंक्शंस की मदद से कर रहे हैं कि हम एनिमल की क्लास के अंदर उस मेथड को वर्चुअल डिक्लेयर कर देंगे, और वो जब हम इनहेरिटेंस कर चुके होंगे तो उसको हम रीडिफाइन कर दिया करेंगे अपनी हर क्लास के अंदर। उस एक जो हमारा मेथड है
उसको हम रीडिफाइन कर दिया करेंगे। तो C++ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कुछ इस अंदाज से होगा। ये तो था पॉलीमॉर्फिज्म का एक ओवरऑल व्यू। अब हम इसकी डिटेल में देखेंगे कि C++ के अंदर हम कैसे ये चीज़ें कर रहे हैं। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि इनहेरिटेंस करते हुए मुख्तलिफ टाइप्स किस तरह से आपस में कंपैटिबल होती हैं, कि क्या हम बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कंपैटिबल है हमारी डिराइव क्लास के साथ, या क्या हमारा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट कंपैटिबल है हमारी बेस क्लास के साथ। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक बेस क्लास है जिसके अंदर हमने पब्लिक वाले सेक्शन में एक तो उसका कंस्ट्रक्टर लिख दिया है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है, और डिफ़ॉल्ट हमने उसको एक वैल्यू 0 की भी दे दी है कि अगर कोई इसको अवेलेबल ना हो तो वो 0 कंसिडर कर ले, और एक मेथड हमने प्रिंट का रख दिया है। अब प्राइवेट के अंदर एक इंटीजर x है जो कि इसका डेटा मेंबर है। तो ये इस क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम एक डिराइव क्लास बना रहे हैं जो कि पब्लिकली इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से, और इसके अंदर हम एक और फंक्शन प्रिंट का ही लिख रहे हैं और अपना इसका एक कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने दोनों क्लासेस के अंदर सेम नेम जो है प्रिंट का वो रख दिया है। तो अब इसके वाले प्रिंट की अपनी फंक्शनैलिटी है और इस प्रिंट की अपनी फंक्शनैलिटी है। एक प्राइवेट डेटा मेंबर ए भी हमने इस डिराइव क्लास का अलग से बना दिया है। इनहेरिटेंस के नतीजे में x तो ऑलरेडी उसका पार्ट होगा ही होगा, साथ में ये a वाला जो हमारा ये वेरिएबल है ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब हम क्लास से बाहर आकर अपने इस प्रिंट मेथड को डिफाइन करते हैं। बेस क्लास का जो प्रिंट है वो सिंपल ये मैसेज प्रिंट करेगा, इन बेस क्लास x की वैल्यू, वो x की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो सिंपल u जो है वो u का पैरामीटर जो है वो लेगा और x को उससे इनिशियलाइज कर देगा। डिराइव क्लास के प्रिंट की बात करें तो वो एक सिंपल सी आउट कर रहा है कि इन डिराइव क्लास, यहाँ पर वो पहले चूंकि उसने x को प्रिंट करवाना है तो वो बजाय इसके कि खुद से अलग से वो स्टेटमेंट लिखे, वो बेस क्लास का प्रिंट मेथड यहाँ पर कॉल कर लेता है। बेस क्लास का जो प्रिंट है वो x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद जब वो वापस आएगा तो फिर आप यहाँ पर दोबारा सी आउट कर रहे हैं कि इन डिराइव क्लास a इक्वल्स और फिर a की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक्चुअली प्रिंट मेथड को स्पेशलाइज तरीके से अपनी डिराइव क्लास के अंदर लिख लिया है। अब आते हैं डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर की तरफ। वो दो वैल्यूज़ u और v लेगा, और इस सिंटैक्स की मदद से, ये जो हमने देखा था मेंबर इनिशियलाइजर वाला सिंटैक्स, उसकी मदद से बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको यहीं पर कॉल कर लेगा और अपनी बॉडी में आकर a वाले जो हमारा डेटा मेंबर है उसको v की वैल्यू असाइन कर देगा। उसके बाद हम एक और फंक्शन की तरफ आते हैं जो कि इन दोनों क्लासेस में से किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है। उसको हमने कॉल प्रिंट का नाम दिया है, और ये अपने अंदर एक रेफरेंस पैरामीटर लेता है, और उसकी टाइप को अगर आप देखें तो वो सिंपल बेस क्लास की टाइप है। ये अपने अंदर जाकर सिंपल उस क्लास का प्रिंट वाला मेथड कॉल कर लेता है। अब ये ऐसा कर सकता है क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंट वाला मेथड पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद है। अब जरा एक बार दोबारा देखें तो हमारे पब्लिक वाले सेक्शन के अंदर प्रिंट का मेथड मौजूद है, तो बेस क्लास का प्रिंट हम आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली। अब आते हैं मेन के अंदर। मेन फंक्शन क्या कर रहा है? उसके अंदर हम एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको हम नाम रख रहे हैं 1, और उसको हमने 5 की वैल्यू इसे हमने उसके कंस्ट्रक्टर को पास की है। फिर एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नाम हमने रखा है 2, और इसको हम दो पैरामीटर 3 और 15 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको कंस्ट्रक्टर को इस तरह से डिफाइन किया कि वो 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। अब हम जो बेस क्लास का जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है 1, उसको प्रिंट वाला मेथड उसके इनसाइड वो कॉल करते हैं। हम वो कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक सेक्शन में है। फिर हम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 2 का नाम दिया है, और ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका प्रिंट वाला मेथड कॉल करते हैं। इसके बाद हम सी आउट करके कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन कॉल प्रिंट। ये वाला फंक्शन जो दोनों क्लासेस में से किसी का भी मेंबर नहीं है, ये अलग से फंक्शन है। इसको हमने पहले सी आउट करवा कर यूज़र को बता दिया कि अब वो वाला फंक्शन कॉल होने जा रहा है। फिर हम इस कॉल प्रिंट वाले जो हमारा मेथड है इसको एक दफ़ा ऑब्जेक्ट 1 पास करते हैं जो कि बेस क्लास का है, और फिर हम दोबारा कॉल करके इसको
टू वाला ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। अब याद रहे कि जो टू वाला ऑब्जेक्ट है वो डिराइव क्लास का है, तो क्या डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट हम एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं किसी बेस क्लास के पैरामीटर को? तो जी हाँ, हम कर सकते हैं, और ये चीज़ हमें इनहेरिटेंस अलाउ कर रही है, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस के अंदर देखा था कि ये इज़ ए का रिलेशनशिप है, तो हम डिराइव क्लास को भी असाइन कर सकते हैं किसी बेस क्लास को। तो इसलिए ये हमारा चीज़ जो है ये लीगल कंसिडर हो रही है। अब जब आप इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर इसको कोड करने के बाद चलाएंगे तो प्रिंटिंग कुछ इस अंदाज से होगी। ये आप अगर जाएँ देखें तो लाइन नंबर 3 जो है हमारी, इसके ऊपर 1 का प्रिंट मेथड कॉल हो रहा है, तो 1 का प्रिंट मेथड कॉल होगा तो उसके अंदर ये प्रिंटिंग होगी इन बेस क्लास x इक्वल्स 5, तो वो सिर्फ x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका प्रिंट मेथड कॉल किया है। ऑब्जेक्ट 2 डिराइव क्लास का है, तो इसलिए उसने अपने अंदर पहले एक फंक्शनैलिटी उसने सी आउट के अंदर पहले स्पेशली ये लिखा है कि इन डिराइव क्लास, फिर उसने बेस क्लास वाला प्रिंट मेथड कॉल किया जिसने x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने वापस डिराइव क्लास वाले प्रिंट मेथड में आके a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर ये दोनों जो लाइन 3 और 4 है इनकी प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये वाला सी आउट ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा कि अब हम कॉल प्रिंट को कॉल करने लगे हैं। अब आप देखें कि जब आप बेस क्लास x, यानी ये जो ये कॉल प्रिंट है, ये अपना उस पैरामीटर के नतीजे में जब p डॉट प्रिंट कॉल करेगा तो वो कहेगा इन बेस क्लास x वैल्यू 5 है, और उसके बाद दोबारा प्रिंट करेगा इन बेस क्लास x वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि आल्दो कि हमने इसको ऑब्जेक्ट जो है एक दफ़ा हमने 1 पास किया और फिर 2 पास किया, यानी एक दफ़ा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट और दूसरी दफ़ा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन उसने हमेशा कॉल किसको किया? उसने हमेशा बेस क्लास के प्रिंट मेथड को कॉल किया है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो कॉल प्रिंट का मेथड है इसको हमने एक दफ़ा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया 1 वो पास किया, फिर हमने इसको 2 पास किया जो कि डिराइव क्लास का था। अब अपने इनसाइड ये जाकर p डॉट प्रिंट को कॉल कर रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि बेस क्लास का प्रिंट बेस क्लास की दफ़ा कॉल होता, और डिराइव क्लास का जब ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो अपना प्रिंट मेथड कॉल कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ दोनों दफ़ा बेस क्लास का ही प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये जिस वजह से हो रहा है उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। अब स्टैटिक बाइंडिंग क्या चीज़ होती है? असल में जब हम अपना कोड को कंपाइल करते हैं, यानी जब आप विजुअल स्टूडियो के अंदर जाकर सिंपल इसको कंपाइल करते हैं, रन नहीं करते, तो जो एग्जी बनती है उसी के अंदर कंपाइलर ये लिख देता है कि कौन से वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो इसको कंपाइल टाइम के ऊपर जब ये डिसीजन हो रहा हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन सा फंक्शन कॉल होना है, तो वो जो बाइंडिंग है एक तरह की उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। अब मसला ये है कि हम चाह तो ये रहे हैं अपनी इस एग्जांपल के अंदर, दोबारा वापस आके देखते हैं, हम अपने इस कॉल प्रिंट वाले मेथड के अंदर चाह ये रहे हैं कि जब हम इसको बेस क्लास वाला पास करें तो फिर बेस क्लास वाला प्रिंट मेथड कॉल हो, और जब हम इसको डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट पास करें तो डिराइव क्लास का प्रिंट मेथड कॉल हो। तो ये हम कैसे करेंगे? इस काम के लिए हम वर्चुअल फंक्शंस की मदद लेंगे। C++ हमें ये फैसिलिटी देती है कि अगर हम जो है वो वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करें तो फिर हम इस स्टैटिक बाइंडिंग से बच सकते हैं। इस काम के लिए हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो अगर हम अपने फंक्शंस के आगे शुरू में वर्चुअल लगा देंगे तो अब हमारी जो बाइंडिंग है वो कंपाइल टाइम पर नहीं होगी, वो उस वक्त होगी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। उस वक्त रन टाइम इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि कौन से वाला फंक्शन कॉल करना है। तो इसे हम रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं कि अब जब आप सिंपल कंपाइल करेंगे अपने कोड को तो कंपाइलर कोई ऐसा कोड जनरेट नहीं करेगा उस फंक्शन के लिए जिसके अंदर आप 2 तरह के ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, यानी आप उसके अंदर बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और उसके अंदर आप डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं। तो वो कोई कोड जनरेट नहीं करता और वो ये सारी जिम्मेदारी रन टाइम के ऊपर रख देता है कि रन टाइम इन्वायरमेंट खुद डिसाइड कर लेगा कि उसने कौन से वाला फंक्शन कॉल करना है। तो ये सारा काम डायनामिक बाइंडिंग के थ्रू हो रहा होता है।
अब हम अपनी उसी एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि हम उस प्रिंट वाले मेथड को किस तरह से हम सही करें। तो हम सिंपल अपनी उस बेस क्लास की डेफिनेशन में जाकर जो उसके अंदर हमने प्रिंट डिक्लेयर किया हुआ है उसके साथ स्टार्ट के अंदर हम सिंपल वर्चुअल का कीवर्ड जो है ये लिख देंगे। अब इसके लिखने से ये जो है ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये प्रिंट वाला मेथड जो है ये डिफरेंट क्लासेस के अंदर जाकर इम्प्लीमेंट होगा हर क्लास के लिहाज से, और रन टाइम के ऊपर कौन से वाला प्रिंट मेथड कॉल करेंगे। तो ये वर्चुअल का कीवर्ड C++ के अंदर ये सब कुछ इसे जो है वो गाइड कर देगा। अब आप देखें डिराइव क्लास के अंदर आए तो हमने बिल्कुल वैसे ही इसकी डेफिनेशन की है जैसे हम पहले कर रहे थे। अब हम इस वर्चुअल को रखने से पहले देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन होगी और फिर वर्चुअल का कीवर्ड डालने के बाद देखते हैं कि इन सैम्पल प्रोग्राम्स के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी जो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं क्लास ए की, उसके अंदर हमने प्रिंट वाला मेथड जो है वो सिंपल अपने इस वेरिएबल एक्स को प्रिंट कर रहा है क्लास ए का साथ, वो प्रिंटिंग में बता रहा है कि ये क्लास ए के अंदर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। अब क्लास बी को हमने उसी से इनहेरिट किया है और उसके अंदर भी वही उसी नाम का एक प्रिंट मेथड मौजूद है जो कि इसको स्पेशलाइज बना रहा है कि ये क्लास बी का प्रिंट मेथड है। उसके अंदर वो पहले ए वाले को प्रिंट वाले मेथड को कॉल करता है और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देता है और फिर अपना इस ए वाली वैल्यू को भी वो प्रिंट कर देता है। हमने एक और फंक्शन लिया है जो कि किसी क्लास का मेंबर नहीं है, ये अपने अंदर बेस क्लास यानी ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस ले रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हम पहले एग्जांपल देख के आए हैं। अब इसके अंदर सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि ओबीजे का प्रिंट मेथड कॉल कर दें। मेन के अंदर हम जाते हैं, मेन के अंदर हम पहले ए का एक ऑब्जेक्ट 1 बनाते हैं, ओबीजे 1 के एक्स को हम 3 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब चूँकि हमने इसको पब्लिक में रखा है इसलिए हम इसको यहाँ पर भी एक्सेस करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर हमने एक डिराइव क्लास यानी बी क्लास का एक OBJ2 बनाया है, उसके अंदर हमने x की वैल्यू को 10 रखा है और a की वैल्यू को 100 रखा है। अब प्रिंट ऑल वाला मेथड ये जो अभी किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर डिफाइन किया है बेस क्लास का, उसको हम एक दफ़ा OBJ1 पास करके देखते हैं कि कौन सा प्रिंट कॉल होता है, और फिर हम OBJ2 को पास करके देखते हैं जो कि डिराइव क्लास का है। अब अगर आप देखें तो दोनों दफ़ा क्लास ए का जो प्रिंट मेथड है वही कॉल हो रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही हमने डिराइव क्लास को OBJ2 पास किया तो यहाँ पर उसको क्लास बी के जो है उसका प्रिंट मेथड कॉल करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा और ये सारा कुछ स्टैटिक बाइंडिंग की वजह से हो रहा है। अब इस चीज़ को रिजॉल्व हम करेंगे सिर्फ इस एक कीवर्ड की मदद से कि हम अपने बेस क्लास के अंदर जाके उस सेम नेम वाला यानी जो प्रिंट वाला मेथड है उसके शुरू में जाकर वर्चुअल लिख देंगे। तो अब हमारी जो बाइंडिंग है वो स्टैटिक नहीं होगी। कंपाइलर अब वो कोड जनरेट नहीं करेगा जो इस फंक्शन को बताए कि तुमने कौन से वाला फंक्शन कॉल करना है। तो अब जब ये वर्चुअल का फंक्शन जो है ये रन टाइम एनवायरनमेंट देखेगा कि अब उसने इस वाले लेवल पे आके कौन से वाले ऑब्जेक्ट के कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो जब ये डायनामिक बाइंडिंग होगी तो OBJ1 चूँकि बेस क्लास का ही है तो OBJ1 का प्रिंट मेथड ऊपर बहुत कॉल हो जाएगा जो बेस क्लास का है, तो स्क्रीन पे हमें क्लास ए वाला नजर आएगा। लेकिन जब OBJ2 पास होगा तो अब वो सिर्फ और सिर्फ डिराइव क्लास का प्रिंट मेथड कॉल कर लेगा, ये वाला। तो इसके नतीजे में हमें स्क्रीन के ऊपर क्लास बी के अंदर जाके ए की वैल्यू नज़र आएगी और फिर जाके हमें उसके एक्स की वैल्यू नज़र आएगी। अब यहाँ पे हमें क्लास से दोबारा इसलिए लिखा नज़र आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दोबारा उस ए वाले ही प्रिंट मेथड को यहाँ पर खुद से कॉल किया होगा। तो अब हमने देखा कि जो डायनामिक बाइंडिंग है वो एक्चुअली हमें ये अलाउ कर देती है कि हम कंपैटिबल टाइप्स को कुछ इस अंदाज से इस्तेमाल करें कि उनके अंदर जो फंक्शनैलिटी मौजूद है वो रन टाइम के ऊपर डिसाइड हो कि कौन सी वाली कॉल होनी है। तो अब हमें ये तो पता है कि जो अगर हमारा पैरामीटर जो है वो हमारा एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है तो हम उसके अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर हमें ये चीज़ कंपैटिबल मिलती है कि एक जो आपकी पेरेंट क्लास है उसके उस टाइप वो अपने अंदर डिराइव क्लासेस के तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी वो अकोमोडेट कर सकती है। यानी वो एक तरह की टाइप कंपैटिबिलिटी है कि वो एक दूसरे के अंदर असाइनमेंट हम कर सकते हैं।